गाइस, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आज हम। ठीक है, जिसका जिसका सेमेस्टर 4 में ज्योग्राफी जी लिया है उसके लिए ये वीडियो है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आने का संभावना है। हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन है मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सा है। ठीक है, इनका विस्तार वर्णन करें। या फिर क्वेश्चन घुरा के पूछ सकता है ऐसा कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है वह मेरा कि दोनों का क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना और मेरे बात को समझना। आपको कौन कौन सा पॉइंट सिर्फ याद रखना है, सिर्फ आपको कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है, बस वही याद रखना है। ठीक है, बाद बाकी उसमें आपको बना के लिखना है। तो वीडियो को अंत तक देखना और हमारे बातों को अच्छे से समझना। देखिए, सबसे पहले मानव भूगोल क्या है इसका 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 हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फिर इनका कौन कौन से शाखाएं हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए आते हैं इसका मानव भूगोल की शाखाएं मतलब। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत न केवल मानव, ठीक है, उनके वातावरण का आर्थिक एवं भौतिक संबंध ही शामिल किया गया जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि मानव भूगोल के अंतर्गत न केवल सिर्फ मानव। देखिए जैसा कि आपको याद, जैसे क्वेश्चन देखिए मानव भूगोल, कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि नहीं मानव भूगोल आ रहा है भूगोल में, भूगोल से पहले मानव आ रहा था, मानव नहीं। ठीक है, खाली इसमें खाली मानव की बात नहीं हो रहा है, इसमें मानव वातावरण का आर्थिक, देखिए वातावरण का आर्थिक एवं भौतिक संबंध की ही शामिल किया गया। देखिए तीन चीज, वातावरण हुआ, फिर आर्थिक हुआ, फिर भौतिक संबंध हुआ। ठीक है, मानव भूगोल में अच्छा से देखिए हम जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तब आपको अच्छा तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, शामिल किया जाता है। अपितु भूगोल से संबंध में अन्य शाखाएं, देखिए अब इनके शाखाएं देखिए जान लेते हैं, उसके अंदर फिर शाखाएं के अंदर भी हम घुसेंगे और हम एक एक शाखाएं के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि वह आर्थिक भूगोल हुआ, ठीक है, राजनीतिक भूगोल हुआ, प्रजातीय भूगोल हुआ, ऐतिहासिक भूगोल हुआ आदि का मानव की कार्य क्षमता। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कार्य क्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, विज्ञान, सरकार, राजनीति, धर्म पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। देख लीजिए मानव भूगोल के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे देख लीजिए। सही बात है, जैसे कि यहाँ देखिए आर्थिक भूगोल हुआ, राजनीतिक भूगोल हुआ, प्रजाति हुआ, ऐतिहासिक भूगोल। ये तो नॉर्मल सा बात है कि ये सब तो होगा ही, लेकिन इसका अंदर स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, कला हुआ, विज्ञान हुआ, सरकार हुआ, राजनीति हुआ। ठीक है, इसके पढ़ने वाला का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखा है। आगे एक बड़ा इतिहास भूगोलवेत्ता है जो कि रॉक्सबी ने मानव भूगोल के क्षेत्र को निर्धारित करते हुए उसे निम्नलिखित शाखाओं के अंतर्गत विभाजित किया गया। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ कि मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कहाँ, मतलब कितना बड़ा एरिया है, मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या है वो उसको हम बताएं इसमें इतना दूर के अंदर। ठीक, अब हम क्या बताने वाले हैं, इनकी शाखाएं। जैसे कि इनके शाखाएं हम बताएं कि आर्थिक भूगोल हुआ, राजनीतिक भूगोल हुआ, प्रजाति भूगोल हुआ, ऐतिहासिक भूगोल, ये सब। अब इनको इसको तोड़ तोड़ को बताना है हमको, अब इसको तोड़ तोड़ के बताना है। ठीक है, बस आपको हम जो जो बता रहे हैं जैसे कि आर्थिक भूगोल हुआ, राजनीतिक भूगोल हुआ, बस वही सब पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, वही सब पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, देखिए अब हम आर्थिक भूगोल के बारे में पूरा बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक भूगोल कहीं न कहीं आपको देखिए, भूगोल तो आप जानते हैं, भूगोल का परिभाषा आर्थिक मतलब इकोनॉमी से रिलेटिव हुआ। कहीं न कहीं पूंजी, इकोनॉमी, पैसा बारे में बातचीत होगा। ठीक है, तो उसी में अब हम बात करने वाले हैं आर्थिक भूगोल। ठीक, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल के एक ही शाखा है जिनका मुख्य संबंध मनुष्य के भोजन, विश्राम, कपड़े, आराम की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए मनुष्य द्वारा किए गए उत्पादकों प्रयत्नों से ही पृथ्वी पर धरातल प्राकृतिक संसाधनों। देखिए मेरी बात को समझिए अच्छा से। ठीक है, मनुष्य के भोजन व देखिए मनुष्य और इकोनॉमी, बस दोनों को आपको लेके चलना है इसमें आर्थिक भूगोल में। ठीक है, विश्राम, कपड़ा हुआ, आराम की आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए मनुष्य द्वारा किए गए उत्पादक प्रयत्न का ही पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का ही है। ठीक है, कहाँ और कैसे उसको उपयोग होता है इसके बारे में देखिए बता दिया है। ठीक है, इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का मूल मंत्र है। कहने का तात्पर्य समझे कि आर्थिक भूगोल का अध्ययन में मतलब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है,
उठो समझिए पहले, ठीक है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन किसे मतलब कैसे मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। इन इसके अंदर मनुष्य के जो भोजन जो क्या करते हैं, जो विश्राम करते हैं, जो ठीक है, जो कपड़े पहनते हैं, जो आराम की आवश्यकताएं होती है, यही सब ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसके अध्ययन में। तब जाके एक आर्थिक भूगोल का रूप बनता है, ठीक है। इसका विश्लेषण का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का मूल मंत्र है। फिर आगे देखिए, विश्व के भिन्न भिन्न भागों में मानव समुदाय अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग जीवन का उपार्जन के साधनों, जैसे कि लकड़ी काटना हुआ, मछली हुआ, मछली पकड़ना हुआ, शिकार करना हुआ, खेती करना हुआ, भोज्य पदार्थ हुआ, एकत्रित करना, खाने खोजना, ठीक है, उद्योग चलाना, व्यापार करना, नौकरी आदि व्यवसाय में लगे रहना ही व्यस्त रहता है। उन देखिए उसका आगे देखिए, उसके इन आर्थिक प्रयत्नों पर मिट्टी हुआ, भूमि का बनावट हुआ, जलवायु, वनस्पति, खनिज संसाधन, ठीक है, भौगोलिक स्थिति हुआ, यातायात की सुविधा हुआ, जनसंख्या का घनत्व आदि के वातावरण के अंगों का प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। इसी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कहीं न कहीं विभिन्न अंगों का प्रभाव पड़ता है इन सब पर। एक आर्थिक भूगोलवेत्ता का मुख्य उद्देश्य मानव प्रयत्नों पर पड़ने वाले देखिए पड़ने वाले के प्रभाव का मूल्यांकन करके उसका विश्लेषण करना है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक विकास की संतुलित अवस्था को प्राप्त करने के लिए कृषि औद्योगिक दृष्टि से पृथ्वी के विभिन्न भागों में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का अध्ययन, इसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल के अंदर आप उनके उपयोग के लिए उनकी जांच करना ही आर्थिक भूगोल का मुख्य कार्य है, ठीक है। इनका मुख्य कार्य क्या है आर्थिक भूगोल का, यानी कि सुरक्षा करना, किसका, तो संसाधन का, ठीक है। और इनका आर्थिक उपयोग के लिए भी इसका आर्थिक उपयोग के लिए जांच करना भी एक आर्थिक भूगोल का मुख्य कार्य है, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं सामाजिक भूगोल। आर्थिक भूगोल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, सामाजिक भूगोल से कहने कहीं न कहीं समाज के बारे में बताएगा ही। सामाजिक भूगोल का उद्देश्य ये बतलाना है कि मानव समाज चाहे परंपरागत मतलब प्राचीन से होते हुए अभी चलता आ रहा है, ठीक। परंपरागत मतलब प्राचीन वाला, ठीक है। परंपरागत हुआ, ग्रामीण हुआ, शहरी हो, तो भी उनके परिस्थिति विज्ञान के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, ठीक। मानव अपने विशिष्ट भौगोलिक वातावरण के बीच स्थान, भोजन और आश्रय और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयत्न करता रहा है, सही बात है। उसके इस प्रयास के प्राकृतिक वातावरण का एक चरित्र समाज के मुख्य पहलुओं और लक्षणों को निर्धारित करती है। कहने का तात्पर्य कि समाज और वातावरण के बीच क्या संबंध है, यही कहने का तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छा से समझिएगा पढ़ के, ठीक है। समाज के मुख्य पहलुओं के लक्षणों को निर्धारित करता है। हम चाहे कनाडा के जंगलों में लकड़हारा समुदाय, ठीक है, या फिर मलेशिया के रबड़ खेतों में काम करने वाले, आगे देखिए, काम करने वाले मजदूरों, ठीक है। फिर उसका देखिए, उसका बाद देखिए, लंकासायर के कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों, मेक्सिको के उच्च प्रदेश में पशु चराने वाले घुमक्कड़ पशुपालकों, या फिर हगरी के मैदान में खेती करने वाले किसानों आदि के किसी के बारे में भी खोज कर रहे हैं, तो उनकी आर्थिक क्रियाओं पर भौगोलिक छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। देखिए, कहाँ कौन कौन सा देश में उदाहरण दिया है, देखिए कितना खतरनाक दिया। लंकासार दिया हुआ, ठीक है, मेक्सिको दिया गया, ठीक है। उसका आगे देखिए, यहाँ पे दिया मेक्सिको को क्या दिया, मेक्सिको के उच्च प्रदेश में जो पशु चराने वाले घुमक्कड़ पशुपालक थे, या फिर हंगरी के मैदान में जो खेती करने वाले किसान थे, उनके बारे में खोज करें तो उनका क्या पता चलता है, उनकी आर्थिक क्रियाओं पर भौगोलिक छाप पड़ रहा है, ठीक है। भौगोलिक छाप पड़ने के तात्पर्य समझें। जो मेक्सिको का उच्च प्रदेश मतलब समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं भौगोलिक हुआ। लंकासायर का जो कोयला खान तो मानव तो बनाया नहीं, वो प्राकृतिक का है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी है, कहने का तात्पर्य समझिए मेरे बात को, ठीक है। आगे आगे देखिए, उनकी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन का ताना पाना उनके अपने वातावरण से समृद्ध ही मिलेगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, तीसरा नंबर में क्या आता है, तीसरा नंबर में आता है राजनीति भूगोल। राजनीति भूगोल कहीं ना कहीं राजनीति के बारे में और उनके वातावरण के बारे में बताना है, ठीक है। तो राजनीति भूगोल का इसका मूल उद्देश्य क्या है कि विभिन्न राज्यों की प्रकृति, उनकी व्यवस्था, उनकी आपसी संबंध के बारे में पढ़ने वाले भौगोलिक अवस्थाओं का प्रभाव खोज करना है, ठीक है। राजनीति भूगोल की संस्थान संस्कृति विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अब ये निर्धारित मान्यता है कि एक देश का विस्तार, प्राकृतिक दशा, ठीक है, नैसर्गिक संसाधन,
वो या फिर मिट्टी की उर्वरता हुआ या फिर जनसंख्या का घनत्व हुआ, उनमें से प्रजाति का स्थान उस देश के राजनीतिक ढांचे और सरकार का स्वरूप और उनके पड़ोसी देशों के संबंध को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ठीक, देखिए कितना खतरनाक बात बोला है यहाँ पे। राजनीतिक ढांचा, कहीं में कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भी देश हुआ, ठीक है, यदि वहाँ का राजनीतिक ढांचा हुआ या फिर सरकार का स्वरूप हुआ या फिर उसके पड़ोसी देशों के संबंध हुआ, ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वो देश बहुत ही अच्छा होगा, अधिक विकसित होगा। ठीक है, उसका आगे देखिए क्या होता है यहाँ, ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है जैसे कि बाल्कन प्रदेश की भौगोलिक रचना, तुर्क हुआ, तुर्की का जो हुआ, सर्बियंस हुआ, यूगोस्लाविया के लोगों के आपसी मेल जोल के बीच संबंध, बड़ी बाधा, विभिन्न घाटियों को रक्षित प्रदेशों में रहने वाले लोगों को केवल भाषा संबंधी अंतर ही नहीं अपितु अनेक सामाजिक और राजनीतिक विषमताएं भी है, लेकिन सब एक साथ रहता है। देखिए आपसी मेल जोल के बीच सबसे बड़ी बाधा, ठीक है, होते हुए भी एक साथ रहता हुआ है। ठीक है, तो हो गया, ठीक है, राजनीतिक भूगोल हो गया। अब आते हैं ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल मतलब समझ रहे हैं ना, ऐतिहासिक मतलब कि इतिहास और अभी का जो वर्तमान का जो संबंध है वो बताना है आपको। ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल में देखते हैं क्या क्या निकलता है। ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है, हिस्टोरिकल जियोग्राफी। ऐतिहासिक भूगोल का काम मतलब क्रमशः बात को स्पष्ट करता ही रहता है कि एक देश के ऐतिहासिक भाग्य के पीछे भौगोलिक अवस्थाओं का अवश्य प्रभावी प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो इतिहास जो था हम लोग का, ठीक है, वो कहीं न कहीं भौगोलिक अवस्थाओं को प्रभावित करता है। यद्यपि ये संविदित है कि संपूर्ण ऐतिहासिक नाटक खेले जाने में अनेक आकस्मिक घटनाएं तथा शासकों की व्यक्तिगत कुशलता छिपी होती है, लेकिन इस बात की कोई दो राय नहीं है कि धरातल, स्थिति, महाद्वीप और सामुद्रिक प्राकृतिक बाधाएं, भौगोलिक, ठीक है, और राज्य और प्रदेश के विस्तार आदि ऐसी भौगोलिक अवस्थाएं हैं जो एक देश के ऐतिहासिक भाग को निर्धारित करने के लिए निश्चित शक्ति के अनुरूप कार्य करता है। देखिए कितना अच्छा बात बोला है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, यदि यूरोशिया महाद्वीप के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि किस प्रकार भौगोलिक अवस्था ने उनके संपूर्ण ऐतिहासिक मार्ग को निर्धारित किया है। यूरेशिया महाद्वीप का इतिहास, ठीक है, नील नदी के, देखिए नील नदी की घाटी की सभ्यता से शुरू होता है और उसके उपरांत क्रमागत और धीरे धीरे अरब के मरुभूमि प्रदेश में संपूर्ण साम्राज्य का एक महान भूसागर शक्ति के रूप में उदय होता है। और कहीं न कहीं ये पतन चर्चिल मैगनी के साम्राज्य को बनाना और नॉर्मन लोगों को इंग्लैंड पर विजय और यूरोप में नेपोलियन जो नेपोलियन था, ठीक है, यानी नेपोलियन का जो साम्राज्य था बनाने में या फिर बिगाड़ने में आदि का समस्त ऐतिहासिक घटनाओं का पीछे निश्चित ही एक भौगोलिक तथ्य दर्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो हो गया ऐतिहासिक भूगोल। ठीक है, अब आते हैं सामरिक भूगोल में। ठीक है, सामरिक भूगोल की विशेषता देखिए पाँच हो गया। पहले हम आर्थिक भूगोल बताएं, फिर सामाजिक हुआ, फिर इतिहास, अभी हम जस्ट ऐतिहासिक बताएं, राजनीति बताएं, अब पाँचवा में आए सामरिक भूगोल। ठीक है, सामरिक भूगोल का वो प्रमुख उद्देश्य क्या है कि थल और जल के भौगोलिक चरित्र का युद्ध की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करना है। इतिहास के पन्नों में अंकित करने वाली घटनाएं, जैसे देखिए कौन कौन से इतिहास में घटित करने वाली घटनाएं थी, जैसे पारसी सेना का इंजीनियर सागर से प्रू को निकालने का प्रयास, फिर अलेक्जेंडर के साम्राज्य में पीक और फेनियंस में मैकेडोनियंस की आक्रमण हुआ। ठीक है, या फिर क्या हुआ कि भूमध्य सागर से रोमन सत्ता को उखाड़ फैलने के लिए कर्जिन से हेलेनियल की ऐतिहासिक चढ़ाई हुआ, या फिर नेपोलियन द्वारा इटली या फिर फ्रांस और पर्सा के युद्ध हुआ, या फिर जल के भौगोलिक चरित्र का सही मूल्यांकन करे। मतलब कि कहने का तात्पर्य कि ये सब इतिहास के पन्नों में जो लिखा था, जो टर्निंग पॉइंट था, वही बताया गया है इसमें। ठीक है, फिर आखिर में देखिए क्या बताया कि जियो स्ट्रेटजी सामरिक भूगोल का ही नव शिशु है। ठीक है, तो हो गया ये पांचवा। मतलब देखिए क्या होता है, प्रजाति भूगोल के अंतर्गत मानव जाति के विकास से लेकर उनकी संस्कृति या सभ्यता तक विशेष विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसमें हो गया ये